तो दोस्तों, शिक्षा विला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसके भाग एक को हमने देख लिया। उसमें हमने पाषाण काल के संबंध में देखा। अब हम छत्तीसगढ़ इतिहास का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाले और राज करने वाले विभिन्न राजवंशों को देखेंगे। छत्तीसगढ़ में राजवंशों के क्रम में सबसे पहला नाम आता है मौर्य वंश का। दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र था वह संभवतः नंद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था। इसके संबंध में जानकारी केवल सिक्कों से ही प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से भी इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग के यात्रा विवरण के अनुसार अशोक के जो अभिलेख हैं वे तोसली में स्थापित हैं, जिसके अनुसार आंध्र क्षेत्र, कलिंग क्षेत्र और रूपनाथ क्षेत्र यानी कि वर्तमान का जबलपुर जो है वह उनके साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था, और इसी के मध्य में दक्षिण कौशल क्षेत्र भी आता था। उसके बाद मौर्य वंश की जानकारी रायपुर जिले के तारापुर, आरंग और उड़ेला क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जहां से आहत मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। मौर्य काल के अन्य सिक्के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा और ठठारी क्षेत्र से और रायगढ़ जिले के बारगांव और सारंगढ़ क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमाड़ा की गुफा में इसके संबंध में एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें नर्तक देवदत्त और नर्तकी सूतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है, जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। इसके संबंध में मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप इसे कहानी की तरह याद करके इसके जो संबंधित मुद्रा स्थल हैं इन्हें याद कर सकते हैं। मोर ताऊ की बातें आहत करती हैं, वे जांजगीर चांपा में रहते हैं और उनका एक ठो अकल नहीं है, वो रायगढ़ सब्जी लेने जाते हैं। इसे आप ऐसे देखिए, मोर का मतलब होता है मौर्य वंश, ताऊ जो है वह रायपुर जिले में मौर्य काल के प्राप्त होने वाले सिक्कों के स्थल हैं। त से होता है तारापुर, आ से होता है आरंग और ऊ से होता है उड़ेला, और यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वे आहत सिक्के हैं। इसके बाद जांजगीर चांपा जिले में दो स्थान हैं, ठठारी और अकलतरा, जो कि ठो और अकल जो है वो उसको संकेतित करता है। इसके बाद रायगढ़ क्षेत्र में यहाँ जो सब्जी लिखा हुआ है इसमें ब जो है वह बारगांव और सारंगढ़ को इंगित करता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले वंश यानी सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश का जो शासन था वह संभवतः इस क्षेत्र में भी था, जिनके संबंध में जांजगीर चांपा जिले के बालपुर और बिलासपुर जिले के मल्हार और चकरबेड़ा स्थानों से सिक्के प्राप्त होते हैं, जो कि सातवाहन शासक अपीलक के हैं। सातवाहन शासकों के बारे में अन्य जानकारी जांजगीर चांपा जिले के गुंजी में स्थित दमौधारा से प्राप्त शिलालेख से होती है, जिसकी भाषा प्राकृत है, और इसमें राजा वरदत्त श्री के बारे में जानकारी दी हुई है कि राजा वरदत्त श्री ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी थी। इसके साथ ही जांजगीर चांपा जिले के किरारी नामक ग्राम से 1921 में सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ की भी प्राप्ति हुई है, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम पदनामों के साथ लिखे हुए हैं। वर्तमान में इसका संरक्षण महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में किया जा रहा है। इसके साथ ही मल्हार क्षेत्र के उत्खनन से मिट्टी की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें वेद श्री लेख अंकित मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा विवरण के अनुसार सातवाहन राजा ने एक सुरंग खुदवाकर बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए एक 5 मंजिला संघाराम बनवाया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सातवाहन राजाओं के संबंध में लिखा है कि यहाँ इन्होंने एक सुरंग खुदवाई थी और उसमें एक 5 मंजिला संघाराम का निर्माण बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए किया था। इसी के साथ बूढ़ी खार नामक स्थान पर भी एक लेख युक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है, और अंचल के अनेक स्थानों से तांबे के आयताकार सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके एक ओर हाथी और दूसरी ओर स्त्री और नाग का अंकन है। यह जो
अंकन है यानी कि यह जो प्रतीक है वह सातवाहन शासकों का है, जिसमें सिक्के के एक ओर हाथी और दूसरी ओर स्त्री और नाग रहते हैं। अगला जो वंश है वह है कुषाण वंश, जिसके तांबे के सिक्के बिलासपुर ज़िले से और सोने के सिक्के तेलीकोट क्षेत्र रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुषाण वंश के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगला वंश है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के बारे में प्रथम जानकारी प्रवर सेन प्रथम से प्राप्त हुआ है, जिसने अपने शिलालेख में लिखा था कि इसने समूचे दक्षिण कोसल क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, परंतु इसकी मृत्यु के बाद राज्य की जो स्थिति है वह क्षीण हो गई। और इसके बाद अगली जानकारी लगभग 3री से 4थी सदी के बीच वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र से होती है, जिसके अनुसार इसके पिता नरेंद्र सेन ने कौशल के साथ साथ मालवा क्षेत्र और मैकल क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था। वाकाटक शासकों में पहले जो शासक हुए उनका नाम था महेंद्र सेन, जिन्हें हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित बताया जाता है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान इन्होंने दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था, जिसकी पहचान वाकाटक नरेश महेंद्र सेन और महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज से की जाती है। अगले जो शासक हुए वे रुद्रसेन द्वितीय हुए। गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त द्वारा पुनः अभिलेख में यह लिखा गया है कि वाकाटक शासकों ने गुप्त राजाओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसीलिए उन्होंने उपाधि ली थी वाकाटक महाराज गुप्त महाराजा अधिराज। ठीक है, यानी कि पुनः अभिलेख के अनुसार वाकाटक शासक गुप्त वंश के सामंत थे और उनकी उपाधि थी वाकाटक महाराज गुप्त महाराजा अधिराज। इसके बाद अगले जो शासक हुए वे प्रवर सेन थे। प्रवर सेन के शासनकाल में महाकवि कालिदास दक्षिण कोसल क्षेत्र आए थे और उन्होंने सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत ग्रंथ की रचना की थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार भी कहा था। महाकवि कालिदास के द्वारा मेघदूत ग्रंथ की जो रचना की गई थी वह संस्कृत में थी, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया है। इसके बाद अगले जो शासक हुए वे नरेंद्र सेन रहे। नरेंद्र सेन को नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने पराजित किया था, जिसके संबंध में भवदत्त वर्मन ने अपने रिद्धिपुर अभिलेख में लिखा है। नरेंद्र सेन की पराजय का बदला उनके उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन द्वितीय ने लिया और उन्होंने नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया, जिसके संबंध में पृथ्वीसेन द्वितीय के केसरी बेड़ा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद किसी भी अन्य वाकाटक शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है एवं कालांतर में वाकाटकों के वत्स गुलाम वंश की शाखा के द्वारा राजा हरिसेन इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इनके अंत के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः त्रिपुरी के कलचुरियों के द्वारा वाकाटकों का अंत कर दिया गया। इसके बाद अगला वंश था गुप्त वंश। गुप्त वंश के सबसे प्रमुख शासक रहे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का इस क्षेत्र से संबंध इस प्रकार रहा कि हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा महेंद्र सेन और महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र के महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम से मिलते हैं। इन दोनों क्षेत्रों को यानी कि दक्षिण कौशल क्षेत्र और महाकांतार क्षेत्र को समुद्रगुप्त के द्वारा जीत लेने के बाद भी उनकी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इन दोनों क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करके इन्हें अपना सामंत बना दिया गया एवं इसे स्वतंत्र कर दिया गया।
समुद्रगुप्त के बाद अगले शासक हुए रामगुप्त। रामगुप्त के संबंध में सिक्का दुर्ग के बानावरत क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगले शासक रहे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी बेटी प्रभावती का विवाह वाकटक राजा रुद्रसेन से हुआ था। इनके संबंध में खरसिया के समीप एक गांव से स्वर्ण सिक्का प्राप्त होता है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी चित्र अंकित है। दुर्ग जिले के बानावरत से कुल 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक कांच का सिक्का है और एक पर कुमारगुप्त का चित्र अंकित है। इसके अतिरिक्त शेष 7 सिक्कों पर चंद्रगुप्त द्वितीय के चित्र अंकित हैं। इसके बाद अगले शासक हुए कुमारगुप्त, जिनके संबंध में रायपुर के आरंग से एक सिक्का प्राप्त हुआ है, जिस पर रत्न जड़े हुए हैं और मयूर का चित्र अंकित है। कुमारगुप्त के बाद अगले शासक हुए भानुगुप्त। भानुगुप्त ने 510 ईस्वी के आसपास एरड़ अभिलेख में सरभ वंशीय राजा सरभराज के बारे में लिखा है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अतिरिक्त रायपुर जिले के पिटईवल्द ग्राम से 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें राजाओं के नाम महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य अंकित है। इस प्रकार गुप्त वंश के बारे में एवं विभिन्न शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।